हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमने देखा कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसको सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। और मेनली हमने देखा था इसके 3 घटक हैं: ऊर्जा, जैविक और अजैविक। और इनमें से अगर कोई एक घटक नहीं होता है या किसी एक घटक के ना होने पर ये इकोसिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तो इन 3 घटकों का होना इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक घास है, घास क्षेत्र है, घास का इकोसिस्टम क्षेत्र है, और एक वन का इकोसिस्टम एरिया है। ये दोनों जिस जगह पर मिलते हैं, यानी यहाँ घास का एरिया है और यहाँ वन का एरिया है। ओके, तो ये दोनों जहाँ ओवरलैपिंग करते हैं, जिन जगह ओवरलैपिंग करते हैं उस जगह को हम बोलते हैं इकोटोन। यानी जहाँ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, मतलब यहाँ घास का भी क्षेत्र है ये, और यहाँ वन का भी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को हम बोलेंगे इकोटोन। तो जहाँ ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं उसको इकोटोन बोलते हैं, और ये भी एक इकोसिस्टम का ही एक पार्ट होता है। यानी एक घास का इकोसिस्टम और एक वन का इकोसिस्टम दोनों मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम मजबूत कैसे होता है ना। तो जैसे कि हम यहाँ देखें पिरामिड, यानी संख्या का जो पिरामिड है इसका इस तरीके से बनना, यानी सीधा बनना इकोसिस्टम के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो संख्या का पिरामिड है तो इकोसिस्टम के लिए एक अनिवार्य होना चाहिए, यानी सीधा होना चाहिए। जैसे कि तीनों होंगे इसमें, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, यानी संख्या का पिरामिड जो है वो सीधा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे उसमें, जैसे कि पौधे सूर्य से भोजन ग्रहण करते हैं, ओके, और फिर पौधों को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है, तो किसी इकोसिस्टम में अगर ये पिरामिड का आकार सीधा नहीं होगा तो वह इकोसिस्टम सही नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे ज़्यादा पौधे उगाए जाएं। पौधों की संख्या अधिक होगी तो उन्हें हिरण खाएंगे, और हिरण सही रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो उन्हें शेर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तो इसलिए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता का ये जो सर्कल है वो चलता रहता है, जिससे अपना इकोसिस्टम बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, पौधों की संख्या कम है और प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो हिरण की संख्या ज़्यादा हो, तो हिरण जल्दी ही सारे पौधे खा जाएंगे और फिर हिरण मर जाएंगे, और हिरण नहीं रहेंगे तो फिर शेर भूखा मर जाएगा। इससे पूरा इकोसिस्टम अपना तबाह हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पौधों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे प्राथमिक उपभोक्ता जो हिरण है, ओके, वो उन्हें अपना भोजन अच्छे से ग्रहण कर सकें। जब हिरण जीवित रहेंगे तो हिरण के कारण ही शेर को भी खाने के लिए, शेर जो कि हिरण पर ही डिपेंड है, हिरण के रूप में अपने भोजन पर डिपेंड है, तो जिससे शेर अपना भोजन ग्रहण करेगा तो शेर जीवित रहेंगे। और ये अगर सब जीवित रहेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर, तो ये इकोसिस्टम अपना चलता रहेगा। इसलिए पौधों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए पेड़ पौधे लगाइए और लगवाते रहिए। तो इसके लिए शर्त भी पूरी होनी चाहिए कि पिरामिड ऐसा ही हो और संख्या ज़्यादा हो। जैसे कि 3 घटक होते हैं, ओके, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में आते हैं अपने प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं अपने अपघटक। अपघटक कौन से होते हैं? जीवाणु या कवक हो सकते हैं, अर्थात किसी जैविक या अजैविक चीज़ को ये जीवाणु कवक द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, और ये जब मिट्टी में मिल जाते हैं फिर से ये नए पौधे के रूप में जन्म लेते हैं। उन पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है, फिर उसको द्वितीय उपभोक्ता ग्रहण करता है, फिर वो अपघटक बन जाते हैं, यानी अपशिष्ट के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक जो सर्कल है वो चलता रहता है, जिसके लिए संख्या पिरामिड एक सीधा होना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। दूसरा देखते हैं हम ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में एनर्जी का प्रवाह होता है, यानी एक से दूसरे जीव की ओर एनर्जी का प्रवाह होना। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें, पौधा एनर्जी सूर्य से प्राप्त करता है, तो फिर और इन पौधों को खाकर हिरण एनर्जी प्राप्त करता है, और जब हिरण एनर्जी प्राप्त करता है तो शेर को एनर्जी मिलती है, मतलब शेर हिरण को खाता है, तो एनर्जी का जो प्रवाह है इस तरीके से होता रहता है कि सूर्य से एनर्जी पौधों ने ग्रहण की, पौधे से हिरण ने, और हिरण से शेर ने, और ये चक्र अपना निरंतर चलता रहा। तो इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता रहा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एनर्जी का वितरण सभी में समान होता है? नहीं होता। यानी सबसे निचले स्तर पर अगर हम 100 देखें
ये अपना जो 100 है ये ऊर्जा का पिरामिड है। तो यहाँ अगर हम 100 देखें तो 100 वो मात्र केवल 10% ही होता है ऊर्जा का प्रवाह। फिर उसका 10% अर्थात 1 रह जाता है, यानी ऊर्जा का 10% ही प्रवाहित होता है पौधे से शेर में। ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है। यानी अगर जैसे यहाँ 100 है ऊर्जा, तो यहाँ 100 से ये 10% इसका 10वां भाग ही केवल हिरण तक पहुंच पाता है। फिर उसका 10% भाग यानी 1 भाग ही शेर तक पहुंच पाता है। यानी 100 का 10% या पौधे से शेर तक केवल 1% हिस्सा एनर्जी का पहुंच पाता है। और इस तरीके से ये ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। अगर हम देखें किसी इकोसिस्टम में फूड चेन होगी तो इकोसिस्टम और अधिक मजबूत हो जाएगा, वर्सेटाइल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे फूड चेन तो हमने पढ़ी हुई है, छोटी क्लासों में बुक्स में पढ़ते थे। जैसे फूड चेन क्या होती है, घास होती है। ओके, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये सर्कल जो है बहुत ही बड़े रूप में चलता रहता है फूड चेन का। सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और जैसे कि अगर सांप के पास भोजन की काफ़ी वैरायटियाँ हैं, ओके, सांप के पास अगर केवल सांप मेंढक पर ही डिपेंड है तो नहीं चलेगा। अगर वो काफ़ी सारी वैरायटियाँ उसके पास भोजन की विभिन्नताएँ हैं तो उसके जीने की उम्र भी ज़्यादा होगी। सांप अगर ज़्यादा जिएगा तो उसको खाने वाले जो बाज है उसको अपना भोजन इजीली मिलेगा तो वो जिएगा। तो जिससे सिस्टम अपना चलता रहेगा। जैसे कि अगर शेर है, सिर्फ हिरण ही खाता है, ओके, और अगर वो हिरण का शिकार नहीं कर पा रहा है तो शेर मर जाएगा। और अगर हिरण अधिक हो जाएंगे तो सारे पौधे खा जाएंगे, जिससे क्या होगा, अपना इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर शेर के खाने के लिए बहुत से जानवर हैं या बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि वो हिरण को भी खा सकता है और अन्य जानवरों को भी खा सकता है या वो उसके भोजन बन सकते हैं, तो वहाँ इकोसिस्टम मजबूत हो जाएगा। यानी फूड चेन का मजबूत होना इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी है। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम का मजबूत होना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इकोसिस्टम संख्या का पिरामिड सीधा होना चाहिए, फूड चेन सही से सर्कुलर चलती रहनी चाहिए, जिससे अपना इकोसिस्टम मजबूत बना रहे और स्थायी बना रहे। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो है टाइप्स, जैसे कि प्राकृतिक है और मानव द्वारा निर्मित है। यानी इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक वन, समुद्र, नदियाँ, ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं। और मानव द्वारा जो इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, जैसे कि खेत या प्रयोगशालाएं। खेत मानव द्वारा निर्मित एक पृथ्वी का भाग है, छोटा पार्ट है। इसे मानव ने पूरी पृथ्वी पर से छोटा सा पार्ट लिया, ओके, खेत के रूप में। खेत में उसने जैसे धान की फसल लगाई, ठीक, धान की फसल लगाई, पौधा बड़ा हुआ, बड़ा होके वो बड़ा पेड़ बना, सॉरी पौधा बना। उस पौधे को किसने ग्रहण किया, हिरण ने, ठीक, हिरण को शेर ने। तो ये इकोसिस्टम बन गया। तो ये इकोसिस्टम जो है दो तरह से होता है, प्राकृतिक द्वारा और मानव द्वारा निर्मित। तो ठीक, अब देखते हैं हम इसकी जैसे समस्याएं, क्या क्या समस्याएं। वनों का विनाश, अगर वनों का विनाश हो जाएगा तो अपना इकोसिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। वनों में रहने वाले जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे जो उनका भोजन बनते हैं, या उन जानवर जो कुछ जानवर ऐसे जो पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं, तो अगर वनों का विनाश हो जाएगा तो इकोसिस्टम भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन में दिक्कत आती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो यहीं से होती है, उस प्रदूषण की वजह से। तो ये सब समस्याएं इकोसिस्टम को गड़बड़ा देती हैं, इकोसिस्टम को तबाह कर देती हैं। इसीलिए सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देखते हैं वो है अपने पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे लगाइए, लगवाते रहिए। ओके, आई थिंक इकोसिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम इसे अपनी भाषा में और भी बढ़ा चढ़ा के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।